नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न है रुक्मणी का 5 ऑप्शंस के साथ। साथ ही आप ध्यान दीजिएगा कि समय लगभग 20 दिन का बचा हुआ है। अगर आप देखेंगे बाकी के 2-3 दिन आप समझ लीजिए इधर उधर संडे वगैरह और इसमें निकल जाते हैं, तो आप यही मानिए कभी 20 दिन बचा है और इन 20 दिनों में आपको मात्र 2 ही काम करना है। एक है कि आपके जो जितने भी आपने अभी तक पढ़ाई की है उसका रिवीजन करिए और साथ ही प्रैक्टिस सेट दीजिए। इसके अलावा आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि ये कर ले, वो कर ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तो आप कुछ मत करिएगा, बस आप रिवीजन करिए और प्रैक्टिस दीजिए। चलिए आइए हम लोग जो प्रैक्टिस करें उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज के इस वीडियो में हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो 41 नंबर से स्टार्ट होता है। तथा ध्यान दीजिएगा, अगर डिटेल में हम जाएंगे तो हम ओनली उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज के जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 41 नंबर ये है कि निम्नलिखित में से किन्हें काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा दी गई थी। देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इस कांड के बारे में बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, इस कांड जो है ये 9 अगस्त 1925 को जो है हुआ था। तथा आप एक संगठन याद रखिएगा, HRA। ये HRA संगठन के द्वारा ही हुआ था, जिसकी स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। तो आप ध्यान दीजिएगा, और ये HRA जो संगठन था 1924 में, इसी के जो है लोग थे, जिसमें आप नाम याद रखेंगे। इसमें 3 नाम दिए गए, आप 4 इसमें थे। इसे आप राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान, ये 4 नाम आप याद रखिए, जिसे ट्रिपल R और A से रखेंगे। इन्हीं 4 लोगों ने मिलकर जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन षड्यंत्र मतलब कांड किया था, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन भी यूपी गवर्नमेंट ने नाम रखा है। अब देखिए आइए, इससे मिलता जुलता ही आपको कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में जब आपसे HSRA पूछ लेता है, HSRA। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो HSRA है, ये देखिएगा, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और जब आपसे HRA पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा 1924। तो HRA के समय काकोरी एक्शन हुआ था। ये जो 1928 है HSRA का, इसका गठन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और इन लोगों ने मिलकर किया था। तो यही इन दोनों में अस्तर। तथा जब पूछे HRA का गठन कहाँ पर हुआ, तब ध्यान दीजिएगा, इसका गठन सचिंद्रनाथ सान्याल ने कानपुर में किया था। तथा जब HSRA की बात करेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो गठन है वो आपका दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। तो ये 2 बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 42 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर आप भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कोड से सही कालक्रम में चयन कीजिए। इन घटनाओं को आपको एक क्रम में लगाना है, कौन पहले में हुआ तथा कौन बाद में, यही इसका सही क्रम देखना है। तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, भगत सिंह फांसी, ये देखिए। अब इसमें ये जो सभी ये कांड थे ये 1931 में ही हुए हैं। और तथा ये जो चारों ये जो आपके बारे में बात किया गया सभी लॉर्ड इरविन के समय हुए थे, लॉर्ड इरविन। लेकिन अब देखिए, इसमें जब ऐसे क्वेश्चन में आप एग्जाम में फंस जाइएगा तो आपको देखिए करना क्या है, वही मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, लेकिन आप जब ऐसे फंसिएगा तो आप देखिएगा, सबसे पहले भले 4 ऑप्शन है, आप इसमें से देखिएगा 1-2 ऑप्शन जो आपको याद हो कि हाँ ये एग्जैक्ट मुझे याद है क्या है। तो आप देखिए, जो भगत सिंह की जो फांसी थी, ये पहला गोल में आपको पता है 1931, कराची अधिवेशन 1901। लेकिन इन दोनों का आपको डेट नहीं पता होगा, लेकिन इसका डेट आपको ज़रूर पता होगा। आपको पता होना चाहिए जो भगत सिंह की फांसी थी, इसको आपको पता है ये कब हुई थी, ये 23 मार्च को हुई थी, 23 मार्च 1931 को। और जब आपसे गांधी इरविन समझौता के बारे में बात करेगा तो आपको पता होगा कि जो गांधी इरविन समझौता होगा ये 5 मार्च 1931 फेमस है, कि ये 5 मार्च 1931। अब देखिए, ये 5 मार्च को हुआ तथा फांसी हुई 23 मार्च को। तो आपको याद होगा, जब भी जिस भी ऑप्शन में ये होगा, सबसे पहले आपका 4 ऑप्शन, ये जो गांधी इरविन समझौता वो पहले होगा और ये भगत सिंह फांसी दूसरे स्थान पे। अब आप ऑप्शंस को देखिए, तो अब इसमें आप जब सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो यही एक ऑप्शन है जिसमें 4 पहले है 3 बाद में। देखिए इसमें भी ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत। तो इसकी आपको पूरी संभावना बन जाएगी कि हाँ यही इसका आंसर है। जब इस हिसाब से देखिएगा तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद आपका भगत सिंह को फांसी हुई, उसके बाद राष्ट्रीय कराची अधिवेशन। आपको पता होगा ये जो कराची अधिवेशन है 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। और उसके बाद आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, आपको पता होगा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 3 हुआ था, एक 30 वाला, एक 31 का और एक 1932 का। बात करें द्वितीय गोल सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, ये आपको पता होगा। ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसे नाम बताइए जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। तो आप भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू का नाम याद रखिएगा, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में।
देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और कई बार इसका जो है एग्जाम में प्रश्न बनता है। कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन सा। देखिए अब जब भी आपसे बंगाल पूछेगा तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, कितना भी याद कर ले आप लोग भूल जाते हो, लेकिन ऐसे बताएंगे कि आपको याद रहेगा। जब भी आपसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए बंगाल का जब आपसे गवर्नर यानी ओनली जी पूछे और गवर्नर जनरल या डबल जी लगा दीजिए। जब भी पहला आपका गवर्नर पूछेगा तो आप क्लाइव का नाम याद रखिएगा, क्लाइव। और जब गवर्नर जनरल की बात पूछ लेगा आपसे तो वारेन हेस्टिंग आप नाम याद रखिएगा, हेस्टिंग। क्या नाम याद रखेंगे आप, हेस्टिंग। मैंने जनरल ओनली जनरल पूछेगा तो आप क्लाइव लगाइएगा, वो भी बंगाल का। गवर्नर जनरल पूछेगा तो हेस्टिंग। इस हिसाब से देखिएगा तो आपका ये जो सही आंसर होगा वो ए होगा, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। 44 है कि युवा बंगाल आंदोलन। ये क्वेश्चन एक बार और एक प्रैक्टिस सेट एडुडीरिया का जब हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो उसमें आया था। तो ये युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया। तो मैंने युवा को आपसे कहा था कि युवा यंग होता है, इसे यंग बंगाल आंदोलन भी कहते हैं। तो आप हेनरी विवियन डेरोजियो का नाम याद रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो इसका सही आंसर था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब सोम प्रकाश इनकी पत्रिका याद होगा। तथा राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते होंगे कि 1928 में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा 1929 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर किया। तथा वेदांत सोसाइटी भी इन्हीं के जो है संगठन है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। 45 है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। जब ये कानपुर में हुआ था तो नाना साहब ने जो बिठूर में उनका जो था मुख्यालय के रूप में इसे किया था, बिठूर के महल को ही वहाँ उन्होंने मुख्यालय बनाया था। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर है कि राशि में कुल संख्या कितनी होती है। आप याद रखिएगा 1 दर्जन राशियाँ होती हैं, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन यानी 12 राशियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47। करा कि कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्वात होता है। ये कुद्रेमुख की खान पूछ रहा है, तो ये मंगलोर याद रखिएगा। ये एक स्थान है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहीं से इसको माना जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। यह है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है। ये जो रानीगंज का इलाका है वो कोयला के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। रानीगंज को आप कोयला के लिए, तथा याद रखिएगा यूरेनियम जो है वो झारखंड के जादूगोड़ा से निकाला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरेनियम आप झारखंड के जादूगोड़ा से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर। यह है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये LBM 3M4, LBM 3M4 से जो है चंद्रयान 3 को दोस्तों लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। पाक जलडमरू मध्य के बारे में पूछ रहा है कि किसको अलग करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जो है अलग करता है, साथ ही भारत और श्रीलंका, पाक जलडमरू मध्य जो है इन्हीं को अलग करता है, ये आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 51 देखिएगा। कह रहा कि कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के मानचित्र में 1, 2, 3 में कहाँ पर स्थित है। देखिए ये पहला है, आपको पता होगा, ये पश्चिम चंपारण है जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अब बात करें इस स्थान की तो ये आपका गया होता है, और बात करें इस स्थान की तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थान है ये बेगूसराय का स्थान है, बेगूसराय। तो आपसे पूछ रहा है कि मानचित्र में 1, 2, 3 में कहाँ स्थित है, कांवड़ झील। तो कांवड़ झील आपका बेगूसराय में स्थित है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, कांवड़ झील बेगूसराय में है। तो ये स्थान भी बेगूसराय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। ये कि वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा, जब भी भारतीय शेरपा की बात करेगा अमिताभ कांत है। तथा साथ ही याद रखिएगा भारत पहली बार है जब G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तथा वसुधैव कुटुंबकम इसका टैग रखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। 53 नंबर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता। जब भी अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार पूछेगा तब राधा कृष्ण राव का नाम याद रखिए, राधा कृष्ण राव। साथ ही ध्यान दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस है पूछता है कब मनाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है जिसे विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी एग्जाम में पूछा गया है, तो उसे आप 29 जून याद रखिएगा। 29 जून इसलिए कि जो प्रसिद्ध हमारे महालनोबिस जी थे उन्हीं की जन्मतिथि के रूप में 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वो बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 54 है कि जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया। जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है। तो इससे जो जिन्होंने लॉन्च किया वो आपके अश्विनी वैष्णो जी, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया। चलिए 55 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन
पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ये जो अंतरिक्ष यात्री है आपकी रेयाना बरनावी ही पहली महिला है सऊदी अरब की जो अंतरिक्ष स्टेशन में जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर कि क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब आपका सौराष्ट्र ने जीता है। साथ ही याद रखिएगा कि इन्होंने बंगाल को 9 विकेट से हरा के जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर जी 57 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? तो ये देश है दोस्तों इक्वाडोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे बना? जब भी रॉ पूछे तो रॉ से रवि याद रखिएगा, रा और रवि की जोड़ी आप याद रखिएगा। मनोज सोनी को आपको पता होगा ये क्या बना, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी बनाया गया है। रवनीत कौर और प्रवीण सूद के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। जब भी बात करें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रवीण सूद के बारे में बताइए, तो आप प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक यानी चीफ कह सकते हैं आप। प्रवीण सूद को सीबीआई का चीफ तथा रवनीत कौर को आप ध्यान दीजिएगा, इन्हें सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को रवनीत कौर को बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। 59 है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? ये भी एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट में भी था। तो ये गुरु तेग बहादुर, ये इतने तेज थे कि औरंगजेब ने कहा मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लीजिए, इन्होंने जो है उसका बहिष्कार कर दिया। इसी वजह से जो है इन्होंने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। आइए अब सिख गुरुओं की अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बात करेंगे तो आप याद रखिएगा 9वें गुरु के हत्या कारण औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अकबर ही थे। अब बात करें इनकी तेग बहादुर, ये 9वें गुरु यही थे। 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। तथा पहले गुरु नानक आपको याद होगा, ये जो है सिख धर्म के संस्थापक भी थे और पहले गुरु भी थे। और दूसरे गुरु आपसे पूछे तो आप अंगद याद रखिएगा कि अंगद देव जी दूसरे गुरु थे। चलिए तथा इसमें जब कुल गुरुओं की बात करेगा आप याद रखिए इसमें कुल 10 गुरु थे तथा 10वें और लास्ट गुरु वो गोविंद गुरु जी सिंह थे। गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे। पहले नानक, 10वें गुरु गोविंद सिंह, दूसरे अंगद तथा 9वें तेग बहादुर जिनको औरंगजेब ने फांसी दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। यह है कि मीन कैंप किस लेखकों द्वारा लिखी गई है? मीन कैंप ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं पुस्तक है जिसे हिटलर द्वारा लिखा गया था। हिटलर को आपको पता होगा ये जर्मनी का जो है तानाशाह या शासक था जिसके कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जब हिटलर यानी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। चलिए 61 नंबर देखिए, कह रहा राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ये 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई तथा साथ ही 1829 याद रखिए जब सती प्रथा का अंत हुआ और वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। चलिए 62 नंबर देखिएगा, कह रहा कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर ने उत्तर भारत में हमला किया था उस समय नंद वंश का शासक चल रहा था तथा नंद वंश के बारे में आप पता है इसका लास्ट जो शासक था वो घनानंद था जिसकी हत्या करने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर नंद होगा। आइए नेक्स्ट है कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? जब भी आपसे श्रवणबेलगोला बात करें तो ये इनमें से किसी में भी नहीं स्थित, यानी ना उड़ीसा, ना केरल, ना तमिलनाडु, ना फिर गोवा। तो बात करते हैं श्रवणबेलगोला है कहाँ? तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर, ये कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है पंचतंत्र। और ऐसा कहा जाता है कि पंचतंत्र ही एक ऐसी है जिसके कि सबसे ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, पंचतंत्र। आइए 65 नंबर देखिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? ये ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1600 ईस्वी पता होगा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के 64 साल बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी 1664 इसका सही आंसर है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ स्थित है। जब प्लासी की लड़ाई हुई थी वो वर्तमान समय में आप ध्यान दीजिएगा वो बंगाल में स्थित है। बात करें प्लासी की लड़ाई की तो 1757 में लड़ी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही किसके बीच हुआ तब याद रखिएगा, क्लाइव और सिराजुद्दौला, नवाज सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 67 है कि गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो जब भी आप ध्यान दीजिएगा भागीरथी और अलकनंदा को आप याद रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा के मिश्रित रूप को हम लोग गंगा के रूप में जानते हैं। बात करें गंगा की कि भारत की सबसे लंबी नदी है जो 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर लंबी है तथा साथ ही ध्यान दीजिए भारत की सबसे पवित्र नदी भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर 68 कह रहा है आपसे कि भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो ये पैमाने को रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। चलिए आइए 69 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
यह कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो जब पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका क्षोभ मंडल में, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। आइए मंडलों की बात करते हैं। आपको पता होगा क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, कोहरा, ओस, जितने भी बादल, गरजना, वर्षा, सभी क्षोभ मंडल में होता है। तथा समताप मंडल में आप याद रखिएगा, इसमें ओजोन परत पाई जाती है तथा इसी में जो है आपका एरोप्लेन भी उड़ाया जाता है। तो ये समताप मंडल याद रखिए। इसके बाद आपका आता है मध्य मंडल, यानी जिसे मीसोस्फेयर कहते हैं। उल्का पिंड के बारे में बोला जाता है कि ये मध्य मंडल में आने के बाद ही जलने लगती है। तथा इसके बाद आपका आयन मंडल आता है, जिसमें रेडियो संचार उपग्रह वगैरह स्थापित किए जाते हैं। सबसे लास्ट वाला बाह्य मंडल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। 70 नंबर है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप केरल है इसका आंसर है। केरल में ही सबसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। देखिए चक्रवात की बात करें, एक चक्रवात होता है, एक प्रति चक्रवात। जो चक्रवात होता है वो आप ध्यान रखिएगा निम्न दाब, उसके केंद्र में निम्न दाब होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, उसी कारण से चक्रवात आता है। लेकिन जब बात करें प्रति चक्रवात की तो ध्यान दीजिएगा उसके केंद्र में उच्च दाब होता है। ये एक चक्रवात ये जो है हानिकारक होता है, तूफानी, तथा जो प्रति चक्रवात होता है उससे जो कोई घटना जो है नहीं घटित होती, मतलब वो आपका कह लीजिए कि बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी। तो प्राथमिक शिक्षा को एक संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम लोग 86 अमेंडमेंट यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 जानते हैं, जिसके तहत आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य किया गया था। साथ ही आपसे राइट टू एजुकेशन पूछता है। राइट टू एजुकेशन तो ये 2009 का एक एक्ट है, 2009 का, जिसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन बना है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, कह रहा है कि केरल में तुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि। आपको बताना है तुम्बा क्यों प्रसिद्ध है। तो यह एक प्रकार का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। लग तो रहा है जैसे किसी नृत्य की बात कर रहा हो, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जब भी तुम्बा की बात करेगा तो ये एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जो कि केरल में है। तथा आप श्रीहरिकोटा आपको याद ही होगा। इसरो के बारे में आप जानते होंगे कि जिसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। तथा इसरो के बारे में पता होगा कि उसकी स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार एंड पीस पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो जब वार एंड पीस पुस्तक पूछेगा तो आप लियो टॉलस्टॉय का नाम याद रखिएगा। और लियो टॉलस्टॉय इसलिए, टॉलस्टॉय से आप अगर टॉय को पकड़ लेंगे तो आप याद रखिए जब भी खिलौने की बात होती है तो हम लोग आपस में एकदम वार लड़ लेते हैं। तो जब भी पिताजी आते हैं कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुमको दूसरा खिलौना दे देंगे, तो तुरंत ही बच्चों का झगड़ा खत्म हो जाता है और उनके अंदर पीस यानी शांति आ जाती है। तो आप वार एंड पीस पुस्तक को इसी तरीके से याद रखिएगा, लियो टॉलस्टॉय, खिलौने से याद रखिए। अब चलिए सरोजनी नायडू जी का नाम आपको ऑप्शन में दिख रहा है। इनके बारे में एक पुस्तक है इनकी, गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक सरोजनी नायडू जी की पूछी जाती है। तथा 1925 के कानपुर अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। तथा साथ ही याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू थी। इतनी बातें इनके बारे में पूछी जाती है। चलिए आर एन टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि 1913 में इन्हें नोबेल मिला था, ये भी आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 75 नंबर। करा कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। मतलब किसके समय ये आयोग जो है ये दिए थे आपके काका कालेलकर, इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है। लोकतंत्र की सफलता का मानदंड होता है कि इनमें से एक से अधिक, यानी आप ध्यान दीजिएगा कि जनता के प्रति उत्तरदायी विधि शासन ये भी सही है, आर्थिक असमानता में कमी तथा सामाजिक न्याय की ये भी सही है, विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। ये तीनों ऑप्शन जो है लोकतंत्र की सफलता का मानदंड है। चलिए आइए अब बात करते हैं 77 नंबर की। करा कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है। आप समझिए इसे, उदारीकरण का अर्थ आपसे पूछ रहा है तो ये ध्यान रखिए इसका आंसर बी कि निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना, यही उदारीकरण का अर्थ होता है। आइए 78 नंबर कह रहा है कि आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या होता है। आपको आर्थिक सुधार का अर्थ बताना है, जिसका सही अर्थ होता है ए नंबर, यानी पुरानी नीतियों में बदलाव करके नीतियों का नए सिरे से निर्माण करना ही आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 हम लोग देखते हैं जी। 79 नंबर है कि कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं। जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति, या एक होता है साक्षरता। तो साक्षरता अगर आप शामिल कर देंगे यही तीन इसके आधार हैं, तथा सामाजिक असमानता नहीं होता, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व।
अगला है निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है? चल पूंजी और अचल, तो कोयला, कच्चा माल, पेट्रोल, ये सभी दोस्तों चल पूंजी है। अचल पूंजियाँ वो होती हैं जो हमेशा रहती हैं, तो यानी इसमें से इसका कोई नहीं है। चलिए 82 नंबर देखिएगा, करा आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन आपदा प्रबंधन में शामिल नहीं है। तो ये सी ऑप्शन देखिएगा, कह रहा आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन, ये बिल्कुल शामिल नहीं है, बल्कि आपदा के समय प्रबंधन होनी चाहिए, पूर्वानुमान, चेतावनी आदि का भी कार्य करना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, कॉमन सेंस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, करा अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा साथ ही ध्यान रखिए इसमें 3 हुई तो तीसरा आपसे पूछ रहा है, तो तीसरा आपका भारतीय नाम से किया गया था अंटार्कटिका में। बात करें पहले और दूसरे की, तो जब भी आपसे पहला पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला जो रिसर्च सेंटर होता है वो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री, माने कि आप कह सकते हैं दक्षिण गंगोत्री नाम से आपका पहला हुआ था, तथा दूसरा आपका मैत्री के नाम से हुआ था, मैत्री, और तीसरा आपका भारती के नाम से हुआ है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, आइए, कह रहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जिसे गवर्नर जनरल कहते हैं कौन है? तो देखिए इसके बारे में भी आपको 3 पॉइंट याद रखना है, ध्यान से सुनिए। जैसे बंगाल का बताया था उसी तरीके से इसका भी होता है। पहला इसमें पूछता है कि भारत का, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछता है कि भारत का आपसे गवर्नर जनरल पूछता है। दूसरा पूछता है कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का आपसे गवर्नर जनरल पूछेगा। तीसरा पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपसे भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो आप बेंटिक का नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आप माउंट बेटन का नाम याद रखिए। जब आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आप श्री राजगोपालाचारी का नाम आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है देखिए, करा स्वतंत्र भारत का प्रथम यानी लॉर्ड माउंट बेटन की बात कर रहा है, इसका आंसर होगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखिएगा, करा कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। तथा साथ ही ध्यान दीजिए, जब आपसे स्पेशली पूछे राज्यों का, यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आप कोयम्बटूर उसका आंसर होगा। तथा आपसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उसका आंसर कानपुर होगा। तो ये तीनों बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 86 नंबर है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो बिहार का जो अंतिम अफगान शासक था वो था दाऊद खां अरमानी, दाऊद खां करामानी, दाऊद खां करमानी को ही बिहार का अंतिम अफगान शासक माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 87 नंबर, करा कि बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक था? मतलब चिकित्सक भी पूछ रहा है तो जॉन मार्शल का नाम याद रखिएगा। ये बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में एक तरीके से आपका डॉक्टर था। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, करा तिलक मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये भागलपुर स्थान वर्तमान में पड़ता है, वहीं जगह इनको फांसी दी गई थी। अगला है कि फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? ये जो फुलकारी कढ़ाई है आपका, ये पंजाब राज्य से संबंधित है। पंजाब के बारे में गिद्दा और भांगड़ा भी आप याद रखिएगा, ये भी पंजाब से संबंधित है। फुलकारी कढ़ाई आपका पंजाब से संबंधित है, गिद्दा और भांगड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, करा कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय होता है? तो कथा अभिनय कथकली से आप याद रखिएगा, इसे कथा अभिनय कहते हैं। बात करें आपसे मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य। कथक आप याद रखिएगा, कथक से संबंधित आपके बिरजू महाराज जी बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 देखिए, कह रहा है कि योनि किस ओर जाती है? ये आपका गर्भाशय ग्रीवा की ओर जो है ये ले जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर देखिए, कह रहा कौन सी गैस उपयोग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस। सबसे ज़्यादा देखिए चिप्स की पैकेट हमेशा फुल ही रहती है। 20 रुपये का चिप्स लेते हैं, 2 रुपये का आलू के बराबर भी उसमें आइटम्स मतलब सामान नहीं होता है, तो वो नाइट्रोजन गैस के कारण फुली होती है, आप याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? फोकल लंबाई की, लेंस की शक्ति से, इन तीनों की जो है इकाई होती है, यानी इनमें से इसका कोई आंसर नहीं। बात करें इकाई किसकी नहीं होती, तो आप आवर्धन क्षमता याद रखिएगा। आवर्धन क्षमता जिसे हम लोग की क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई से भाग देते हैं तो आवर्धन क्षमता पता चलती है, उसकी जो है कोई इकाई नहीं होती है। चलिए 94 देखिए, करा है मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है। जब भी महिला की बात करें तो आप XX याद रखिएगा, यानी इसका आंसर ए है। और XY जो है पुरुषों का जो है सेट होता है। तथा आपसे पूछता है कि जेंडर किसके जो है गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है, तो वो जो है पुरुषों के जो है गुणसूत्रों द्वारा जेंडर का निर्माण होता है। तथा साथ ही आप 21वें गुणसूत्र से डाउन याद रखिएगा, जिससे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तथा 13वें गुणसूत्र के उससे जो है क्या हो जाता है आपका पटाव सिंड्रोम नामक हो जाता है बीमारी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखिए। कह रहा है कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा आपका पैरेनकाइमा। ये पैरेनकाइमा होता है इसका आंसर, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो जो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की थी वो थे आपकी हिडेकी युकावा। हिडेकी युकावा। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि आपसे जब परमाणु संरचना पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पहली पॉइंट ये है कि परमाणु संरचना आपसे पूछेगा तो आप जॉन डाल्टन का नाम याद रखिएगा, तथा परमाणु विखंडन आपसे पूछे तो आप ऑटो हान का नाम याद रखिए। और जब आपसे पूछे कि परमाणु बम का सर्वप्रथम किसने जो है आपको बनाया था, तो आप इसमें मूवी भी आई है ओपेनहाइमर करके, तो उन्होंने ही सबसे पहले परमाणु बम बनाया था। तथा इलेक्ट्रॉन की खोज आप ध्यान दीजिएगा कि किसने किया था, जे थॉमसन ने। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप क्या होता है। तो ये जो आप ध्यान दीजिएगा, जब घटता है वायुमंडल का ताप, जब घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, तभी वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया धीमी पड़ती है। ये इसका सही आंसर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो ये जो आपके थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उनको शैवाल जो है कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा जी। 99 है कि किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है। मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में आपको पता होगा वो प्रक्रिया जो है आपकी कौन सी होती है, न संघनन, ये तीनों नहीं होती, वो होती है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आपको पता होगा सीधे ठोस से गैस में बदल, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। ये जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, ये चमगादड़, कुत्ता, इन्हीं सबको जो है दोस्तों मदद करती है। पराश्रव्य तरंगे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 101। करा नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो ऑप्शन सी आप देखिए, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, सभी के अंदर जो है आपका भिंडी जो है पाया जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। ये कह रहा है कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। आपको पता होगा कि हेलो नमक लाना, आप कहते हैं ना कि जब भी आप जो रेस्टोरेंट में जाते हैं नमक कम हो जाए खाने में, तो कहते हैं हेलो भाई साहब नमक दीजिए, तो आप हेलो फाइटा याद रखिए जो किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका आंसर ये होगा। तथा हेलो फाइटा का आप याद रखिए, खारे पानी में पैदा होने को हेलो फाइटा कहते हैं। तथा हाइड्रो माने जल होता है, तो जल में पैदा होने वाले को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। आप ये भी मरुस्थल में पैदा होने वाले को जीरोफाइटा कहते हैं, जीरोफाइट। ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। करा कि तरंग चाल, आयाम और तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है। तो इन सभी को आपके तरंग की विशेषताएं कही जाती है। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति सभी जो है तरंग की विशेषताएं के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। करा कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क आप याद रखिए एशियाई हाथी जो होती हैं उन्हीं का प्राकृतिक आवास है। अब बात करके राजाजी राष्ट्रीय पार्क है कहाँ, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, जहाँ पे कि पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट भी पड़ता है। जिम कॉर्बेट तथा राजाजी ये सभी उत्तराखंड में, आप ध्यान दीजिए। 105 नंबर है कि किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो आप क्लोरेला याद रखिए, क्लोरेला जो है ये क्लोरेला नाम का जो शैवाल होता है जिसको अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। यह है कि प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है। तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 107 देखिए। कह रहा है रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है। साबुन किसका लवण है आपको ये बताना है। ये वसा एसिड होता है। साबुन को हम लोग वसा एसिड के बारे में जानते हैं रसायन शास्त्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। यह है कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ पे स्थित है आप बताइए। तो ये जो क्षेत्र ऊंचा है मतलब एक स्थान ठंडा रेगिस्तान के नाम से लेह लद्दाख को जाना जाता है, और साथ ही रखिए ये ऊंचा और समतल है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। यह है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। ये आपका अमीनो यौगिक होता है। अमीनो यौगिक के कारण जो ही वो दुर्गंध निकलती है। नेक्स्ट है कि बायोगैस के मुख्य घटक कौन से हैं। तो आपको पता होगा जो बायोगैस का मुख्य घटक होता है वो आपका मेथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन होता है। तथा आप ब्यूटेन याद रखिए, जो एलपीजी गैस होता है उसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है।
चलिए 111 है कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पूछ रहा है, कृत्रिम होता है और एक प्राकृतिक होता है। कृत्रिम माने बनाया हुआ, तो आप ध्यान दीजिएगा जो बगीचा होता है, बगीचों को हम लोग बनाते हैं तो यही कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपात यानी आर्थ्रोपोडा, आपसे आर्थ्रोपोडा के बारे में समूह से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो आप तितली, मकड़ी और तिलचट्टा ये तीनों जो है आर्थ्रोपोडा संबंधित, यानी इनमें से कोई भी नहीं, इसका उत्तर यार ये होगा ई नंबर के उपयुक्त में से कोई भी नहीं जो है आर्थ्रोपोडा संबंधित है। मतलब ये कह रहा नहीं है, बाकी ये तीनों जो है आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 देखिएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। आपसे पूछ रहा है परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक जो होती है वो लिथियम की होती है। अब बात करें लिथियम की तो ये सबसे हल्की लोवेस्ट धातु होती है, आपको पता होगा। पूछा जाता है सबसे लोवेस्ट यानी हल्की धातु लिथियम, और सबसे भारी धातु आपसे पूछे तो आप ऑस्मियम का नाम आपको याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। कह रहा वह अम्ल कौन है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अब बात करें आपसे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपको पता होगा कि दूध दही वगैरह में पाया जाता है, तथा ऑक्जेलिक अम्ल है और एक ऑक्सैलिक। तो ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में भी आपको पता होगा कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही आपको नींबू याद रखिएगा कि नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तथा एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में, सिट्रिक अम्ल नींबू में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, लैक्टिक अम्ल दूध दही में, तथा चींटी के डंक में आपका फार्मिक अम्ल। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। यह है कि यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन है। आप बात करिए यक्ष्मा आपसे कहे या टीबी कहे या तपेदिक, याद रखिएगा टीबी रोग कहे, तपेदिक रोग कहे या फिर यक्ष्मा रोग कहे, ये तीनों रोग एक ही नाम का है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम नाम से जो है जीवाणु कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम आप याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यही पूरा नाम होता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी की वजह से टीबी वगैरह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। कह रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा। तो उसको आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। 117 है कि दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र वो कहाँ होता है। जब इंसान दौड़ता है तो उस समय जो है जो दौड़ने वाला है उसका गुरुत्व केंद्र जो है वो बिल्कुल शरीर के बीच में होता है। आप ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, तो वो आपका शरीर के मध्य में होता है। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। करा कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो जो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है वो आपका ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी दोनों नाम से जो है रुधिर कैंसर को जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, यही दोनों नाम है जिससे वजह से रुधिर कैंसर को हम लोग जानते हैं। 119 देखिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको सही कथन बताना है। कह रहा जल एक चक्रीय संसाधन है, बिल्कुल सही बात है कि जल एक चक्रीय संसाधन है। बात करें जैविक, जल एक जैविक संसाधन है, तो आप बताइए जल एक जैविक संसाधन होता है। ये गलत है क्योंकि जल एक नवीकरणीय संसाधन होता है। जल केवल एक ही अवस्था में होता है, ये भी गलत है। ठोस द्रव गैस तीनों में होता है, यानी इसका ओनली ऑप्शन ए सही है। 120 और जीएस का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है कि किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण कौन से हैं। तो तालाब के तल में पाए जाने जो अपघटकों के उदाहरण होते हैं उन्हें कसाभिका यानी फ्लैगलेट्स कहा जाता है, कसाभिका। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा जीएस का क्वेश्चन सारा समाप्त होता है। तथा साथ ही आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इसी के साथ ही में चलाया जाए। उसके लिए अलग से हम प्रैक्टिस करवाएं, तो इसमें जो है प्रैक्टिस अच्छे से उसको सॉल्व नहीं करा पाते हैं, ओरली आपको बता देते हैं, और ये जो है बिल्कुल इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि उसकी वीडियो आपको अलग से चाहिए, तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना के सारे वीडियो को अच्छे से सॉल्व करा के दे दूँगा। चलिए ठीक है, आइए जो है हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे। जो इजी क्वेश्चंस होंगे, जो करने लायक होंगे उसको आपको बता देंगे, जो बड़े क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर बता देंगे और आप उसे कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई आपको बतानी है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी आपसे समकोण बनाने वाली भुजाएं देती है तो आपको पता होगा कि दो भुजाएं जो है तीसरी के स्क्वायर के बराबर होती हैं। तो इसमें जब आप देखिए 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, ये जो 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर आपको पता होगा कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है।
तो अब देखिए ये 5 का डबल हो गया यानी दुगना, और ये 12 का दुगना यानी ये 13 का दुगना, यानी 26 नंबर आपको जो है वो आपकी कर्ण की लंबाई मिल जाएगी। जब आपसे कर्ण की लंबाई मिल जाएगी तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जब आप एक ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, देखिए जब आप इसको ऐसे बनाएंगे तो आपको पता है ये आपको मिल गया 10 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ये आपका निकल आया 13 यानी 26 सेंटीमीटर। ये आपने एक वृत्त बना दिया। तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता होगा ये आपका सेंटर मानेंगे तो यही वृत्त की त्रिज्या है। इधर मिलाइए, इधर मिलाइए, इधर मिलाइए, तीनों आपकी वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। तो इसके लिए आप करिएगा का आप निकालिएगा वृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो आपको देखिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिए, एरिया आप ट्रायंगल अपान अर्ध परिमाप निकाल लीजिएगा तो आपको 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला देखिए, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये भी इजी सा ये क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। ये SCF आपको निकालना पड़ेगा। SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका सही आंसर आएगा आपका 19। नेक्स्ट करा ABC बराबर 14। ये भी आपका बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसका 815 सही आंसर का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बाकी आप सॉल्व जरूर कीजिएगा, हम आपको आंसर जल्दी से बता दे रहे हैं, समय इस कम है दोस्तों इस वजह से। करा उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा माप 13 सेंटीमीटर और विकर्ण का माप 24 सेंटीमीटर है। ये भी आपका ट्रिपलेट वाले से लगाएंगे लग जाएगा। इसका सही आंसर आएगा आपका 120 सेंटीमीटर आंसर। अब करेंगे कैसे, देखिए 13 24 दिया गया है तो आपको पता है 5 12 13, तो इसमें आपको 5 निकल जाएगा इसकी भुजा, जिससे आप 5 सेंटीमीटर वो भी की लंबाई आ जाएगी। वैसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 5 नंबर कह रहा है कितने गुणनखंड इसमें सम है। तो इसको निकालने के लिए आप सम गुणनखंडों की संख्या आप निकालनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर आएगा आपका क्या, 280। 280 किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर 280 आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 6 नंबर देखिएगा। 6 का जो आंसर है आपका ये आएगा B। 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि P/Q किसके बराबर है। तो ये एक वैल्यू है जो आपका रिपीट हो जाएगी। इसके निकालने के लिए आपको पता होगा, देखिए 1264 में है तो आपको ये पूरा 12464 लिख के उसमें से आपको 124 घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो इधर वाले बार के इधर रहता है उसको घटाते हैं तथा अपान में 99, जितने ऊपर बार रहता है उतने 9 लिख के 0 बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसका जो सही आंसर आएगा आपका आएगा 617 बटा ये पहला ऑप्शन 4950। आइए 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर का सही आंसर होगा जो आपका ये आएगा आपका C यानी 23। 9 नंबर का रहा शेषफल आपको ज्ञात करना है, तो ये 8 इसका शेषफल आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं जी। ये परसेंटेज का इजी क्वेश्चन है तो इसको भी आप कर लीजिएगा। इसका 150% सही आंसर होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा आपसे हुए क्वेश्चन की नहीं। इसका आंसर आएगा 39 बटा 43। चलिए 12 नंबर देखिएगा। करा इतने कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य है किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसका 36 आंसर आएगा, आप कर लीजिएगा। 13 नंबर देखिए, करें दो संख्याओं का अनुपात इतना है, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो इतना हो जाता है। तो आपको बड़ी संख्या बतानी है। इनमें से कोई आंसर नहीं हो क्योंकि इसका आंसर आएगा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 14 नंबर करा टेलीविज़न निर्माता इतने में बेचकर, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा आपका 29,756.25। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। करा चतुर्भुज के कोणों का अनुपात आपको दे दिया कि तो इनमें सबसे छोटे कोण का मान देखिए। चतुर्भुज है तो आप तीनों का योग हो जाएगा 360 और इनका योग निकाल के आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब 1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी यानी 50 अंश इसका सही आंसर आएगा। चलिए कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव है। तो आपको होता है शांत और अशांत। शांत होता है जो शांत हो जाती है आगे चल के पॉइंट में उसका डिवीजन समाप्त हो जाता है, जिसका नहीं होता उसे अशांत बोलते हैं। तो इसमें से आपको बताना है। तो ये आपका जो बी ऑप्शन 5/8 है ये आपका जो है शांत दशमलव है, बाकी अशांत है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 6 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा। 18 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको इसमें बताना है। तो ये होगा आपका 173 अभाज्य संख्या है। चलिए ये आपसे देखिए साथ दोनों के दोनों भाज्य हैं। 19 नंबर है। 19 नंबर आपको कैसे सॉल्व करना है बता दे रहे हैं। तो आप a/2x = जो b है और ये सभी में आप a = c/2z रख लीजिएगा। a = c/2z लेंगे तो आप यहाँ क्या करेंगे कि c की वैल्यू आप रख दीजिएगा। c की वैल्यू b/2y दी गई ना, ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 1/8। 20 नंबर देखिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो आप 3 अंकों की सारी संख्याएं 105 से शुरू करके आप 994 तक जाएंगे तो ये सभी संख्याएं होंगी। ये 128 टोटल में आएंगी, आप देख लीजिएगा। चलिए 21 नंबर देखिएगा। कथन और पूर्वानुमान संबंधित है। इसका आंसर सही होगा कि केवल 2 अंतर्निहित है।
कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा आप इसमें देख दीजिएगा। 22 नंबर देखिए, ब्लड रिलेशन का ये तस्वीर की, हाँ ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका चचेरा ममेरा मौसेरा यही आंसर है। आइए ये वाला 23 नंबर वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे, इसका सही आंसर आएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कह रहा है कि निम्न सही दर्पण छवि बताना। मैंने आपसे कहा था दर्पण वाले में क्या करना, अगर आर ऐसे है तो चेंज होकर ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको आप देखिए ये कौन से जो है आकृति से मिल रही है, ये आकृति सी से मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, 25 का जो सही, प्रसिद्ध को विख्यात कहते हैं तो प्रतिबंध को क्या कहते हैं? प्रतिबंध को निषेधी कहते होंगे। आप बताइए आपके अनुसार क्या आंसर है? इसका आंसर बी है। अगला है बाघ भैंस और पशु, बाघ और भैंस पशु बताएं। देखिए पशुओं में बाघ भैंस दोनों आते हैं, तो ऑप्शन यानी इसका बी सही हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, करा 2 और 3 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ठीक सामने होंगी? तो घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ठीक सामने, इनमें से कोई आंसर नहीं, क्योंकि जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो एक दूसरे के ठीक सामने आपका होंगी, वो एक बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ठीक सामने। 2 के 3 बजे के बीच एक बार जो है घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ठीक सामने, यानी इसमें एक किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 28 नंबर कह रहा है कि 4 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान है, एक भिन्न है, असंगत संख्या आपको चुनना है। जो असंगत संख्या है वो आपका होगा 33। अब पूछेगा 33 असंगत क्यों है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे कि जो 33 है वो एक भाज्य संख्या है, बाकी सभी जो ये संख्याएं वो अभाज्य हैं। आइए 29 का इजी सा क्वेश्चन होता है, आप इसको आराम से कर लेंगे, बस इसमें साइन आपको चेंज करना है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैच करा लीजिएगा। 30 नंबर है कि 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह से समान है, एक अलग है, तो विषम आपको बताना है। जो विषम होगा वो होगा आपका शांत। ये सभी घबराहट से रिलेटेड हैं, शांत तो इंसान ये इसमें सबसे अलग है। आइए 31 नंबर देखिएगा, ये आपका फ्रेंच स्पेनिश जापानी सभी जो है बातें दी गई, मतलब कह रहा है कि क्लास में 3 प्रकार के भाषा बोले बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे कितने छात्र जो फ्रेंच और जापानीज पढ़ते हैं लेकिन स्पेनिश नहीं, मतलब आपको फ्रेंच जापानीज दोनों रहे लेकिन स्पेनिश नहीं, तो स्पेनिश वाले को आप सभी को हटा दीजिए, इनसे आप ले ही नहीं सकते। अब बचा फ्रेंच और जापानीज दोनों, तो ये 5 आपको दिख रहा है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए 32 नंबर देखिए, अगर आकृति में कितने त्रिभुज है, देखिए इधर जब आप इस पोर्शन को देखेंगे तो आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे, 3 3 6 3 9, और इधर देखिएगा 9 9, और ये 9 3 12, और 9 3 12 देखेंगे तब ये बड़ा वाला हो जाएगा 13, एक इधर 14, और ये इधर लेंगे 15 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक प्रकार से 16। ऐसे मतलब आप जब आप काउंट करेंगे तो इसमें जब आप टोटल, ध्यान से फिगर आप देख लीजिएगा, इसमें जब आप टोटल जब ऐसे गिनते गिनते आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी ई नंबर, मतलब टोटल 21 प्रकार का, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं। देखिए कैसा क्वेश्चन है, 21 प्रकार का त्रिभुज है और किसी ऑप्शन में भी नहीं दिया, तो आप इसको गिन के अच्छे से कर लीजिएगा। आइए 33 नंबर देखिएगा, करा कि आकृति बताइए जो इसमें छुपी हुई, तो आप पूरे को देख के बताना है कि ऐसी आकृति इन चारों ऑप्शन में से किस में है। तो ध्यान से देख के आप हमको बताइए कि कौन सी आकृति में ये है। चलिए बताइए, ध्यान से इसको देखते रहिएगा और बताइएगा। देखिए ये एक तरीके से शुभ लाभ वाला साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। ये प्रसिद्ध हम लोगों के क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में जो है जब दीपावली वगैरह मनाई जाती है तो इसे शुभ लाभ कहते हैं। तो आप बताइए ये कौन से में है। ये आप सी नंबर देख रहे हैं, इसी ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। कैसे कहिए आपको बता दीजिए, ऐसे आप जाइए, ऐसे आइए, ऐसे, ये आपको इधर से मिल गया तथा ऐसे आके ऐसे ही किधर मिला, ऐसे आके ऐसे मिल गया। हाँ ये ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, करा विकल्पों में लुप्त संख्या आपको बताना है आप कैसे निकालेंगे। तो ये जो लुप्त संख्या है इसका आंसर आएगा 4, ये 4 यहाँ पे होगा तो इसका सही आंसर मिल जाएगा। करा 27 में 1 का मल्टीप्लाई यानी 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, ये देखिए 9 त्रिक 27, 27 1 का 27, और देखिए क्या कहते हैं 28 दूना 56 होता है, और कैसे कहेगा 14 त्रिक 42, 14 चौका 56, यानी 4 इसका सही आंसर है। 35 नंबर देखिए, करा एल को 14 लिखते हैं तो गोवा को कैसे लिखा जाएगा। एल की जो कोडिंग होती है वो 12 होती है, 12 में 2 प्लस हो गई है, तो अब इसमें आप बताइए इसको कैसे लिखेंगे। तो जो गोवा होती है यानी जी की कोड 7 होती है, तो 7 में आप 2 प्लस करिए, ओ का 15 होता है, 15 में 2 प्लस करिए, ए का 1 होता है यानी 3। जब ऐसे करके आप टोटल जोड़ेंगे तो 29 इसका सही आंसर आएगा। आइए 36 नंबर देखिए, इसमें बताना है आपको असंगत समूह बताना है कि इसमें क्या है। तो आप देखिए जब ये आपका आई है, आई का 9 होता है, एन का 14, 5 प्लस किया गया तथा एन का 14, एस का 19, इसमें भी 5 5 का इसमें प्लस किया गया है। तो आपको बताना है अलग कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, क्योंकि डी का 4 होता है, एल का 12, ये डायरेक्ट आपका अंतर 8 का हो गया है, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए 37 नंबर देखिए,
रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आएगा आपका 27। 38 देखिए, 38 का जो सही आंसर होगा आपका ए। आप इसे करेंगे कैसे, आप कर लीजिए, क्योंकि इंटू 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, 4 इंटू 4 इंटू 4 सब में करिएगा तो ऐसे इसका आंसर आएगा। चलिए 39 नंबर कह रहा है कि ये शब्दकोश वाला क्वेश्चन है, ईजी सा, इसका आंसर आएगा आपका ए। देखिए आप ऑप्शन से इसको करिएगा। ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन नंबर जब इसका ए आएगा यानी थर्ड नंबर ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद फोर्थ आएगा, ऐसे कर करके होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का 40 नंबर का, कि सितारा को स्टार, तारकपुंज को गैलेक्सी, उसी तरीके से जिस वर्ड में वर्ड से कैसे संबंधित होगा। तो आपको ये बताना है, जो वर्ड होगा आपका ये क्या कहते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो दोस्तों वर्ड की बात की जाती है यानी शब्द की बात लैंग्वेज से संबंधित है। इसी तरीके से आपका ये समाप्त है, तथा साथ ही आप ज़रूर कमेंट में करिएगा कि आप जो है मैथ और रीजनिंग का अलग से चाहते हैं कि इसी में ऐसे ही कराया जाए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रहे कि आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि 20 दिन का समय बचा है और ज़्यादा आपको टेंशन और पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप विश्वास करिए, हो जाएगा। आप कर्म करते रहिए, फल तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आइए इसी के साथ जो है प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं। आप लोग एडिटेरिया का सारा प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और ये रुकमणी का है, धीरे धीरे इसको भी बहुत जल्द समाप्त कर लेंगे। तथा साथ ही ध्यान रहे हम लोग बिहार का बहुत जल्द बिहार स्पेशल में 1-2 वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें वही पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।